हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग सदिशों के योग की दो और विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जब ग्राफीय रूप से ज्यामितीय रूप से हम दो सदिशों को जोड़ रहे होते हैं तो सदिशों के योग की त्रिभुज विधि हम लोगों ने पढ़ी थी। वो एक तरीका था। तो एक बार पहले फिर से उसको ध्यान दे लेते हैं कि त्रिभुज विधि में क्या था। त्रिभुज विधि में ये था कि मान लो हमारे पास कोई एक सदिश ये है, मान लो इसमें हम दूसरा सदिश ये जोड़ना चाहते हैं। मान लो ये ए वेक्टर है, इसमें हम बी वेक्टर ये जोड़ना चाहते हैं। ठीक, अब परिणामी कैसे निकालते थे। पहले हम एक वेक्टर खींचते थे, ठीक है, ए वेक्टर हमने खींच लिया। फिर जहाँ पर पहला वेक्टर समाप्त हुआ है यानी पहले वेक्टर का जो शीर्ष है वहाँ से आप दूसरा वेक्टर प्रारंभ करके खींचो। मतलब इसी वेक्टर को अगर हम विस्थापित करते तो ये बी वेक्टर है। अब पहले वेक्टर का जो प्रारंभिक बिंदु था और दूसरे वेक्टर का जो अंतिम बिंदु है, इनको जो मिलाने वाला सदिश होता था ये आर, ये हमारा होता था इन दोनों सदिशों का योग। ये वेक्टरों के योग की त्रिभुज विधि थी, क्योंकि इस विधि में हमें एक त्रिभुज जैसी आकृति प्राप्त होती थी। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा एक दूसरी विधि है दो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि। दोनों विधियां एक दूसरे के तुल्य हैं। यहाँ अंतर दोनों में केवल कितना है, यहाँ जो हम कहते थे कि पहले आप एक सदिश खींचो, फिर पहला सदिश जहाँ पूरा हो रहा है उसके शीर्ष से दूसरे सदिश का पुच्छ रख के प्रारंभ करके दूसरा सदिश खींचो, और बाद में पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु यानी पहले सदिश की पुच्छ से दूसरे सदिश के आप शीर्ष को जब मिलाओ तो जो सदिश मतलब जो तीर प्राप्त होती थी वह उस दोनों सदिशों के योग के परिणामी को व्यक्त करती थी। समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या करते हैं, मान लो यही उदाहरण है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और हम ये कह रहे हैं कि इसमें मान लो आपको ये बी वेक्टर जोड़ना है। यहाँ त्रिभुज विधि में जो हम कहते थे कि पहला सिर जहाँ समाप्त हो वहाँ से दूसरा प्रारंभ करो, समांतर चतुर्भुज विधि में क्या है, दोनों के सह प्रारंभिक बिंदु समान होंगे, दोनों संपाती वेक्टर होंगे, दोनों एक ही जगह से प्रारंभ होंगे। यानी जहाँ से हमारा वेक्टर ए प्रारंभ हुआ है वहीं से हमारा वेक्टर बी प्रारंभ होगा। अभी हम इन दोनों वेक्टरों को विस्थापित कर मान सकते हैं कि ये ऐसे वेक्टर हैं जिनको हम स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। इस नियत नहीं है, स्थानांतरीय हैं, तो लोकलाइज्ड सदिश नहीं है। तो इनमें फिलहाल हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु एक हो, हम इस तरह से खींचेंगे और उसके बाद इन दोनों को हम मान लेंगे कि वो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं और इनसे समांतर चतुर्भुज पूरा करो। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक, और माप में बराबर। तो इसके समांतर आप ये रेखा यहाँ खींचो, बी वेक्टर के समांतर आप यहाँ से इस तरह से खींचो, ये जो हमको शीर्ष मिलेगा। अब इन दोनों वेक्टरों का जो प्रारंभिक बिंदु था यहाँ से और इन दोनों वेक्टरों का ये जो काल्पनिक रूप से हमने समांतर चतुर्भुज पूरा किया, वेक्टर ए के समांतर इसको विस्थापित करके और वेक्टर बी को समझ लो इस तरह से विस्थापित करके। तो अब यहाँ ये सा प्रारंभिक बिंदु से और जो ये हमारा शीर्ष मिला है इसको मिलाने वाला जो सदिश होगा यही हमारा उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। फिर से एक बार सुन लेते हैं, जिन दो सदिशों को हमें जोड़ना होता है वेक्टरों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि में हम लोग इस प्रकार से पहले तो एक सदिश खींचेंगे, फिर जहाँ से हमने पहला सदिश प्रारंभ किया था, अभी जैसे इस उदाहरण में मान लो ए वेक्टर पहला सदिश है, बी वेक्टर दूसरा सदिश है, तो जहाँ से हमने ए वेक्टर प्रारंभ किया है उसी प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ करके हम दूसरा वेक्टर बी खींचेंगे। अब यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर सह प्रारंभिक बिंदु दोनों का एक है, एक ही जगह से प्रारंभ हो रहे हैं। अब इन ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं मान लो। संलग्न भुजाएं मानते हुए इस समांतर चतुर्भुज की रचना करो यानी उसको पूरा करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर के समांतर यहाँ खींचेंगे और बी वेक्टर के समांतर समझो इधर खींचेंगे कि ये और ये समांतर रहें, ये और ये समांतर रहें। बाद में ये वाली समांतर रेखा और ये समांतर रेखा जहाँ काटेगी ये जो शीर्ष प्राप्त होगा ये समझ लो परिणामी का अंतिम बिंदु है यानी शीर्ष है, और ये जो दोनों वेक्टरों का सह प्रारंभिक बिंदु था जो एक ही जगह से प्रारंभ हो रहे थे वह उनका प्रारंभिक बिंदु होगा, और इस प्रारंभिक बिंदु से इस शीर्ष को जो मिलाने वाला सदिश होगा वही इन दोनों सदिशों के योग का परिणामी होगा। ठीक, तो अभी हम लोग इसका कथन लिख लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं एक बार फिर से कि चाहे हम त्रिभुज विधि से जोड़ें चाहे हम समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ें, परिणामी हमें वही प्राप्त होता है
ऐसा नहीं है कि तरीका बदलने पर, वेक्टरों के योग का तरीका बदलने पर परिणाम ही बदल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? यहाँ जैसे हमने समांतर चतुर्भुज विधि से ऐसे देखा, मान लो इसी को हम त्रिभुज विधि से कर रहे होते, हम तब क्या करते कि पहले वेक्टर ए खींचे, जहाँ वेक्टर एक समाप्त हुआ यानी उसका जो शीर्ष है वहाँ से हम प्रारंभ करके वेक्टर बी खींचे, तो अभी भी हमारा परिणाम यही आता ना कि पहले वाले बिंदु के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वाले वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिला दो। और जब हम समांतर चतुर्भुज विधि से खींच रहे थे तो भी यही आया। तो ठीक है, कहने का तरीका केवल अलग अलग है कि त्रिभुज विधि में आप पहले एक वेक्टर फिर उसके शीर्ष से दूसरा वेक्टर प्रारंभ किए, और परिणामी पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु यानी पुच्छ से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु यानी शीर्ष को मिलाने वाला जो सदिश होता था वो त्रिभुज विधि में परिणामी होता था। त्रिभुज विधि इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पर हमें त्रिभुज जैसी एक बंधाकृति प्राप्त होती थी। समांतर चतुर्भुज विधि में क्या है, यहाँ पर हम दोनों वेक्टरों को एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं, और जो दो वेक्टर हमें जोड़ने हैं, जिन दो सदिशों को हमें जोड़ना है, उन दो सदिशों को हम इस प्रकार से खींचते हैं कि वो एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में हों। फिर उन दो संलग्न भुजाओं की मदद से हम समांतर चतुर्भुज की रचना पूरी करते हैं, और दोनों सदिशों का जो सह प्रारंभिक बिंदु था जहाँ से दोनों प्रारंभ हो रहे थे वहाँ से वो समांतर चतुर्भुज की रचना पूरा करने पर जो अभी शीर्ष प्राप्त हुआ है काल्पनिक रूप से, ये वाला है ना, तो इस सह प्रारंभिक बिंदु से इस शीर्ष को मिलाने वाला जो ये सदिश होगा वही हमारा परिणामी होगा इन दो सदिशों के योग का। ठीक, कभी प्रश्न में अगर ऐसा हो कि प्रारंभिक वेक्टर हम आसानी से समझ सकते हो तो सदिश वेग से निकाल लेंगे, और कभी ये हो कि एक वेक्टर के आगे हम दूसरा जोड़ के, तो परिणामी वही आएगा, तरीका केवल अलग है। थोड़ा सा लिख लेते हैं सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि में। अब एक बार हम लोग इसका कथन देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि से वेक्टरों को जोड़ते हैं। तो जो लिखा है उसको हम एक बार पढ़ देते हैं। दो सदिशों के योग की समांतर चतुर्भुज विधि, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो हमको दो से अधिक सदिशों को जोड़ना है तो उसी में दो दो करके, दो को जोड़ के परिणामी निकालेंगे, फिर उस परिणामी में तीसरा जोड़ के उस विस्तारित करते जाएंगे, फिलहाल दो के लिए। तो इस विधि से जोड़े जाने वाले दो सदिशों को इस प्रकार विस्थापित करते हैं कि उनके प्रारंभिक बिंदु संपाती यानी कोइंसिडेंस यानी एक समान हो, अर्थात एक ही स्थान पर हों। तो पहला काम तो ये करना है कि जिन दो सदिशों को जोड़ना है, हम इस प्रकार से सदिश को, एक सदिश तो खींच लिए, फिर दूसरे सदिश को हम इस तरह से विस्थापित करते हैं कि जहाँ से पहला सदिश प्रारंभ हुआ है वहीं से दूसरा सदिश भी प्रारंभ हो। एक काम ये करना है। अब इन दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स मानकर समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। अब इस प्रकार से जो हमको दो सदिश मिले उनको हम मान लेते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं, और तब हम समांतर चतुर्भुज की रचना पूरा करते हैं। जैसे उदाहरण में हम एक एक स्टेप वाइज चलते हैं। मान लो एक सदिश ये ए वेक्टर था, दूसरा सदिश ये बी वेक्टर था, हमें इन दोनों को जोड़ना था, हम समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ना चाहते हैं। तो भी पहले भाग में हमने क्या कहा है कि पहले तो एक सदिश आप खींच लो, तो हमने ए वेक्टर खींच लिया, फिर जहाँ से ए वेक्टर प्रारंभ हुआ है हम बी वेक्टर को इस प्रकार से विस्थापित करेंगे कि बी वेक्टर भी वहीं से प्रारंभ हो जहाँ से ए वेक्टर प्रारंभ हुआ था। तो ये काम कर लिए। फिर हमने क्या कहा है आगे कि अब इन दो सदिशों को, ए और बी वेक्टर जो इस प्रकार से आपने खींच लिए हैं कि अब वो सह प्रारंभिक सदिश हैं, अब इनको आप मान लो कि ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। तो इससे आप समांतर चतुर्भुज की रचना पूरी करो। रचना कैसे करोगे? इसके सामने वाली भुजा यहाँ जो जाएगी वो इसके समांतर होगी, तो ठीक है, यहाँ से आप रख करके इसके समांतर रेखा खींचो, ये हमने खींचा, और इस वाले सिरे से इसके समांतर खींचो, तो ये हमने यहाँ से खींच लिया। अब ये वाली और ये वाले, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, ये नए कटान बिंदु पर जो प्राप्त होगा बिंदु, ये हमारा परिणामी का शीर्ष होगा। तो अभी आगे आते हैं। अभी तो केवल इतना था कि ए और बी को जब सह प्रारंभिक सदिश के रूप में आप खींच लिए कि दोनों एक ही जगह से प्रारंभ हो रहे हैं, उसके बाद इनको समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं मान लीजिए। इसके समांतर ये खींचे, इस बी वेक्टर के समांतर ये वेक्टर खींचे। जहाँ पर ये दोनों डॉटेड लाइन एक दूसरे को काट रही हैं वो, अब समझो ये हमारा समांतर चतुर्भुज पूरा हुआ। फिर आगे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब समांतर चतुर्भुज की रचना हो गई तो दोनों सदिशों के सह प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होकर, सह प्रारंभिक बिंदु का मतलब जहाँ से ये दोनों सदिश प्रारंभ हो रहे थे, तो वहाँ से प्रारंभ होकर मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, जाना कहाँ तक है, बाद में प्राप्त शीर्ष जो सह प्रारंभिक बिंदु के सामने होगा। बाद में कौन सा शीर्ष प्राप्त हुआ है?
इस डॉटेड लाइन को खींचे, इस डॉटेड लाइन को खींचे, तो जहाँ ये दोनों काट रही थी ये शीर्ष है जो हमें भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये सिरा और ये सिरा ये तो पहले से निश्चित थे। तो अब यहाँ से शुरू करके और यहाँ को जो मिलाने वाला सदिश होगा, ये जो हमने यहाँ खींचा है, ये हमारा परिणामी व्यक्त करेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग का। तो वही लास्ट में हमने लिखा था कि दोनों सदिशों के सह प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होकर, यानी यहाँ से प्रारंभ होकर, और बाद में प्राप्त शीर्ष जो ये प्राप्त हुआ है, यानी ये वाला जो सह प्रारंभिक बिंदु के सामने है, उसको मिलाने वाला जो सदिश होगा वही उन दोनों सदिशों, ये जो मिलाने वाला सदिश है ये हमारे आर वेक्टर को व्यक्त करेगा। और उन दोनों सदिशों का मतलब यहाँ इस उदाहरण में हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ठीक, के योग के परिणामी यानी आर वेक्टर को व्यक्त करेगा। तो ये हमारा हुआ दो सदिशों के योग की समांतर चतुर्भुज विधि, ठीक, इसको आप लिख लीजिए। और इसके अलावा एक और विधि है ग्राफीय रूप से सदिशों के योग की बहुभुज विधि। देखिए पहले वाले में हमने कहा था उसमें त्रिभुज जैसी रचना प्राप्त होती है, इसलिए उसको हम त्रिभुज विधि कहते हैं। ये इसमें समांतर चतुर्भुज का हम निर्माण करके परिणामी प्राप्त करते हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज विधि है। और हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा था ना कि सप्रारंभिक बिंदु आप एक समान कर लिए तो समांतर चतुर्भुज विधि। अगर इसी बे वेक्टर को हम यहाँ ना मान करके इसके अंतिम बिंदु यानी पहले वेक्टर खींचते, फिर पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर प्रारंभ करके खींचते, और तो भी हमें यहीं पर प्राप्त होता बी वेक्टर का अंतिम बिंदु 2 पर ही, फिर हम वहाँ से 1 से 2 को मिलाते, तो ये हमारी त्रिभुज विधि हो जाती। तो परिणामी दोनों का से एक समान आएगा, चाहे आप त्रिभुज विधि से जोड़िए चाहे आप समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़िए। वैसे इस तरह के प्रश्न जब इन विधियों से हल करने वाले जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको मान लो कोई राशि दी हुई है तो उचित पैमाना मान करके हम पटरी से नाप करके लंबाई खींचेंगे, क्योंकि तीर की लंबाई हमारे उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी। फिर जो कोण दिया है उतने ही कोण पे बनाना है। तो आमतौर पर इस पर हम लोग अधिक सवाल नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझने के लिए है कि सदिशों के योग की जो ज्यामितीय विधि है उसमें हम किस तरह से परिणामी निकालते हैं। बाकी उसके लिए आपको पटरी प्रकार चांदा लेके बैठना होगा। तो जो कोण और जो लंबाई दी हुई है उसका ध्यान रखते हुए अगर हम उपयुक्त नाप के साथ उचित पैमाने के साथ खींचेंगे तो परिणामी निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकालने के लिए है ही, पर प्रायः इस पर अधिक प्रश्न हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम लोग सदिशों के योग की बहुभुज विधि पर आते हैं। ध्यान दीजिए, जो हम लोग नामकरण किया था त्रिभुज विधि कहा था क्योंकि वहाँ पर त्रिभुज जैसी रचना प्राप्त होती है। दो सदिशों को सप्रारंभिक बिंदु एक करके हमने जोड़ा था, समांतर चतुर्भुज की रचना प्राप्त होती है, तो वो समांतर चतुर्भुज विधि थी। पर अगर मान लो 3 या 4 के बजाय और भी पंचभुज षष्ठभुज इस तरह करके कई भुजाएं वाली आकृति प्राप्त होती है तो वो बहुभुज विधि हो गई। मान लो हमको 2 से अधिक सदिशों को जोड़ना था, अभी तो त्रिभुज विधि में और त्रिभुज विधि में और समांतर चतुर्भुज विधि में हम लोगों ने कहा था कि हम 2 सदिशों को जोड़ रहे हैं ना। अंतर केवल इतना था कि त्रिभुज विधि में जहाँ एक समाप्त होता था वहाँ से दूसरा शुरू होता था, और समांतर चतुर्भुज में जहाँ से पहला प्रारंभ वहीं से दूसरा भी प्रारंभ। ठीक, तरीका थोड़ा सा अलग रहता था। बाकी है दोनों सदिशों को योग की ज्यामितीय विधियाँ ही जोड़ने की, 2 सदिशों को जोड़ने की। अब मान लो हमारे पास कई सदिश हैं, 2 नहीं है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस तरह हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक सदिश ये है, फिर आपने कहा इसमें हमको जोड़ना है दूसरा एक सदिश ए बी जोड़ना है, फिर आपने कहा इसी में हमको एक तीसरा सदिश ऐसे है सी ए भी जोड़ना है। 3 का भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुभुज विधि में क्या है, ये समझ लीजिए त्रिभुज विधि का विस्तारित रूप है। पहला सदिश खींचिए, पहले सदिश का जहाँ पर शीर्ष आया वहाँ से आप शुरुआत करिए दूसरे सदिश की, उसको खींचिए। खींचने का मतलब मनमाने तरीके से कोण नहीं रख सकते हैं, स्थानांतरित करेंगे, जितना कोण बना रहा था उतने ही कोण पर वो आएगा आगे, उसी के समांतर विस्थापित करेंगे आप कह लीजिए। और फिर दूसरा का जहाँ पर शीर्ष है वहाँ से तीसरे को शुरुआत करेंगे, तीसरा जहाँ समाप्त होगा यानी उसका जहाँ शीर्ष होगा वहाँ से चौथे को प्रारंभ करेंगे। तो त्रिभुज विधि का ही समझ लो ये विस्तारित रूप है। एक उदाहरण इसमें देखते हैं। तो इसको हमें करना होता तो हम क्या करते, पहले हमने ए वेक्टर खींचा, ठीक, अब बी वेक्टर जितना है ना, इस तरह से हमने बी वेक्टर विस्थापित किया कि वो ए वेक्टर जहाँ समाप्त हो रहा था वहाँ से बी वेक्टर शुरू हुआ। फिर सी वेक्टर इसके समांतर, और कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ बी वेक्टर समाप्त हुआ है वहाँ से हमने सी वेक्टर खींचा। अब पहले बिंदु का जो प्रारंभिक बिंदु है, पहले सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु है यानी पुच्छ है, और अंतिम वाले सदिश का जो अंतिम बिंदु यानी शीर्ष है, इनको जो मिलाने वाला सदिश होगा यही हमारा परिणामी व्यक्त करेगा। किसको, a प्लस बी प्लस सी को। ठीक, इसको हम ऐसे भी देख सकते थे। अभी जैसे मान लो a प्लस बी, वेक्टर a और वेक्टर b हमें त्रिभुज विधि से जोड़ने होते, हम तब क्या करते,
एक वेक्टर खींचते, पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर प्रारंभ करते और पहले वेक्टर के पुच्छ से दूसरे वेक्टर के जो शीर्ष को मिलाने वाला सदिश आता, ये हमारा क्या होता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये होता इतना। अब ए प्लस बी में अगर आप सी वेक्टर जोड़ते तो क्या होता, समझ लो ए प्लस बी ये है, जहाँ ये समाप्त हुआ वहाँ से आप सी वेक्टर खींचो और पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिला दो, तो जो मिला वो आपका वेक्टर सी होगा, मतलब वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का होगा। तो ये बहुभुज विधि है, त्रिभुज विधि का विस्तारित रूप है। जैसे यहाँ पर हमें एक बार ए प्लस बी दिखा सकते थे ना, इसको ऐसे कह सकते थे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर, एक बार हम पहले कर लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर जो परिणामी है उसमें आप सी जोड़ दीजिए। तो इन दो को हम त्रिभुज विधि से निकाल सकते थे। 3 के बजाय हमारे पास 4, 5, 6 जो होते, उसी तरह क्रमशः हम जोड़ते चले जाते। तो चूँकि इस विधि में हमें संख्या के हिसाब से जितने सदिशों को जोड़ना होगा उससे एक अधिक भुजा वाला बहुभुज प्राप्त होगा। जैसे 3 सदिशों को जोड़े तो 4 भुजा मिलेंगी, 4 सदिशों को जोड़ेंगे तो 5 मिलेंगी। तो त्रिभुज विधि का विस्तारित रूप है, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, 2 चीज़ें और ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि वेक्टरों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप चाहे पहले वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ो फिर उसके बाद वेक्टर सी जोड़ो, चाहे वेक्टर ए में पहले सी जोड़ो उसके बाद बी जोड़ो। तो एक तो ये है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो वेक्टरों का क्रम नहीं महत्वपूर्ण है, उनकी दिशा और परिमाण महत्वपूर्ण है कि जिस दिशा में वो जितना है उतना ही लंबाई का आप सदिश खींचो। दूसरा, साहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे अभी इसी उदाहरण में हम ए प्लस बी प्लस सी कर रहे थे ना, मान लो हम कहते नहीं, इसको हम नहीं निकालेंगे, हम पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़ेंगे। वेक्टर बी और सी को जोड़ेंगे तो हमें ये परिणामी प्राप्त होगा बी प्लस सी। अब इस बी प्लस सी में हम जोड़ेंगे वेक्टर ए, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, या ए में जोड़ेंगे वेक्टर बी प्लस सी, यहाँ तो ए और प्लस वेक्टर बी प्लस सी, तो भी हमारा परिणामी यही आता। तो चाहे हम इसको ऐसे कहें, चाहे हम कहें कि नहीं हम पहले बी और सी जोड़ेंगे फिर उसके परिणामी में वेक्टर ए को जोड़ेंगे। तो ग्रुपिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी सदिश को किसी भी के सदिश के साथ पहले जोड़ लो। बस महत्वपूर्ण ये है कि ओरिएंटेशन, उनका झुकाव, दिशा मत बदलिएगा। जिस वेक्टर की जो लंबाई है वो लंबाई रहने दीजिएगा, जिस कोण पे वो झुक के जा रहा है उसी के समांतर आप विस्थापित कर दीजिए। तो ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो हम लिखना है हमें जितना, वो है सदिशों के योग की बहुभुज विधि। और बहुभुज विधि में क्या है, ये 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने की विधि है। बाकी त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि में हम लोग शुरुआत में 2 सदिशों को जोड़ते हैं। हाँ, 2 से अधिक को जोड़ना है तो उसी विधि का हम बारंबार प्रयोग करते रहेंगे। बहुभुज विधि को आप कह सकते हो कि ये त्रिभुज विधि का विस्तारित रूप है। और करते क्या है इसमें, मान लो पहले एक सदिश खींचे, फिर जहाँ पहला सदिश समाप्त हो रहा है यानी पहले सदिश का जो शीर्ष है उसके शीर्ष से हमने दूसरा सदिश खींच प्रारंभ किया, फिर दूसरा सदिश जहाँ समाप्त हुआ वहाँ से हमने तीसरा सदिश प्रारंभ किया, तीसरा सदिश जहाँ समाप्त हुआ वहाँ से चौथा सदिश प्रारंभ किया, और इस तरह घूमते गए। अंतिम वाले सदिश का जो शीर्ष होगा वह हमारे परिणामी के अंतिम बिंदु को व्यक्त करेगा, और पहले वाले सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु था वह हमारे परिणामी के प्रारंभिक बिंदु को व्यक्त करेगा। यानी पहले सदिश के पुच्छ को, टेल को, यानी प्रारंभिक बिंदु को, और अंतिम वाले सदिश के शीर्ष को यानी हेड को मिलाने वाला जो सदिश होगा वही उन सारे सदिशों का परिणामी होगा। ठीक, एक ये तो हो गया बहुभुज विधि का कथन। और हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो आप क्रम बदल सकते हो। दूसरा ये कि साहचर्य नियम का पालन करता है, आप किसी भी तरह से ग्रुप बना सकते हो कि मान लो पहले हमने वेक्टर ए के साथ बी को जोड़ा, फिर ए प्लस बी का जो परिणामी आया उसके साथ हमने सी को जोड़ा। या आप कह सकते थे कि हम पहले वेक्टर ए और वेक्टर सी जोड़ेंगे, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी जो आएगा उसमें हम वेक्टर बी जोड़ेंगे, तो जो परिणामी आएगा। तो कुल मिला के क्रम महत्वपूर्ण नहीं है साहचर्यता में, मतलब ग्रुपिंग महत्वपूर्ण नहीं है। बस महत्वपूर्ण ये है कि सारे सदिशों को जिन्हें जोड़ना है उन्हीं लंबाइयों में और उन्हीं ओरिएंटेशन, उन्हीं दिशाओं में आप रख करके खींच करके जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगी त्रिभुज सदिशों के योग की बहुभुज विधि। कथन इसका लिख लेते हैं। प्रश्न इस पर कुछ खास हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम बोर्ड पर जब खींच रहे होते हैं तो वो बिना स्केल के होते हैं, बिना नाप के होते हैं। आपको जब कर रहे होगे तो पटरी से नाप करके खींचना होगा, उचित कोण पर, जो कोण बताया जाएगा उसी कोण पर खींचना है, तभी आप सही से परिणामी प्राप्त कर सकोगे। तो कॉन्सेप्ट हम लोग केवल समझे रहें कि सदिशों के योग की ज्यामितीय विधि में किस वाली विधि में हमें सदिशों को किस तरह से जोड़ना है। ठीक, तो आते हैं सदिशों के योग की बहुभुज विधि पर।
अब हम लोग आते हैं सदिशों के योग की बहुभुज विधि पर। एक बार जो लिखा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, मोर देन 2 वेक्टर्स ना, 2 वेक्टर्स जोड़ना है तो त्रिभुज विधि से काम चल जाएगा। तो 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने की यह ज्यामितीय विधि त्रिभुज विधि का विस्तारित रूप है। तो पहली बात तो ये ज्यामितीय विधि है, जैसे त्रिभुज विधि थी, जैसे समांतर चतुर्भुज विधि थी, वैसे ही बहुभुज विधि भी ज्यामितीय विधि है सदिशों के योग की। और ये प्रायः 2 से अधिक सदिशों के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि 2 सदिशों के लिए थी। और यह त्रिभुज विधि का ही विस्तारित रूप है, यानी जिस तरीके से हम त्रिभुज विधि में जोड़ते थे उसी तरीके से जोड़ते जाना है। बस त्रिभुज विधि में जो हम ये कहते थे एक के बाद दूसरा सदिश और फिर पहले से दूसरे का मिला लो, यहाँ पर 2 से अधिक होंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले एक सदिश को खींचते हैं, ठीक, फिर इसके शीर्ष से, जो पहला सदिश हमने खींचा है इसके शीर्ष से प्रारंभ करके दूसरा सदिश खींचते हैं, और फिर दूसरे सदिश के शीर्ष से प्रारंभ करके तीसरा सदिश खींचते हैं। और भी सदिश हैं, चौथा है तो तीसरे सदिश का शीर्ष यानी जहाँ समाप्त हुआ है वहाँ से चौथा सदिश की पुच्छ रख करके प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः खींचते चले जाते हैं कि किसी भी एक सदिश का जो शीर्ष है, अंतिम बिंदु है, वहाँ से आप अगले वाले सदिश को प्रारंभ कीजिए। और इस तरह जब आप अंतिम तक में पहुँच गए तो अब पहले सदिश के पुच्छ यानी टेल यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम सदिश के शीर्ष, जो लास्ट में आप पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इस तरह करते गए थे, तो जो अंतिम सदिश था उसका जो शीर्ष आया यानी अंतिम बिंदु आया, उनको जो मिलाने वाला सदिश होगा वह इन सभी सदिशों के योग के परिणामी को व्यक्त करेगा। जैसे एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सदिश ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है, फिर सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। इनको हमें जोड़ना था। हमने क्या किया, क्रम से शुरू किया। मान लो पहले हमने वेक्टर ए खींचा, ठीक है, वेक्टर ए खींच लिया। जहाँ पर वेक्टर ए समाप्त हुआ वहाँ के शीर्ष से दूसरे वेक्टर को प्रारंभ किया। अब दूसरा वेक्टर इस तरह का था, इसको इस तरह से विस्थापित करते हुए लाए, ठीक है, बी वेक्टर खींच लिए। जहाँ पर बी वेक्टर शीर्ष है यानी समाप्त हुआ वहाँ से हम तीसरा सी वेक्टर खींचेंगे। जिस तरह यहाँ था वैसे ही यहाँ लाए, सी वेक्टर हमने खींच लिया। सी वेक्टर का जहाँ शीर्ष है वहाँ से प्रारंभ करके चौथा सदिश यानी डी वेक्टर खींच लिया। अब जो चौथे सदिश यानी अंतिम सदिश का जो शीर्ष है ये दूसरा बिंदु होगा। पहले सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु था ये पहला बिंदु होगा। इस पहले से जो दूसरे को मिलाने वाला परिणामी आर वेक्टर होगा। यही ए बी सी डी इन चारों सदिशों के योग के परिणामी को व्यक्त करेगा। यहाँ संक्षेप में हमने जैसे वेक्टर के ऊपर ये तीर ना लगा करके, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा था तो ए वेक्टर ऐसे ना लिख करके हमने संक्षेप में ऐसे लिख लिया है। उसका मतलब है कभी कभी उस प्रतीक का उपयोग करते हैं, पर आप मत करना, वो प्रायः औसत के लिए कई बार आ जाता है ना। तो ठीक है, चलो अच्छा आप तीर ही लगा लो, ऐसे ही कर लो, ठीक, कोई बात नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी ये सभी तीर हैं, समझो ना, सदिश राशि को व्यक्त कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, देख लेना। तो ये हो गई हमारे सदिशों के योग की बहुभुज विधि। दो एक बातें जो हमें ध्यान रखनी है, फिर से मैं रिपीट कर दूं। पहली बात तो यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, आप किसी भी क्रम में ग्रुपिंग कर सकते हो, साहचर्यता एसोसिएशन हो सकता है उनका। और तीसरी बात ये कि बहुभुज विधि में अगर कभी ऐसा हो कि जहाँ से आप प्रारंभ किए खींचते चले गए और लास्ट में अंतिम वेक्टर का शीर्ष वहीं आया जहाँ से आपका पहला वेक्टर प्रारंभ हुआ था, तब परिणामी क्या होगा? 0, शून्य सदिश। क्यों? मिलाना हमें किससे है परिणामी को? पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम वाले सदिश के शीर्ष को मिलाना है। और बाई चांस ऐसा हो कि अंतिम वाले सदिश का शीर्ष यहीं आ जाए, ठीक, जैसे मान लो हम खींचना शुरू किए कुछ वेक्टर, पहले ए वेक्टर खींचे, फिर बी वेक्टर खींचे, फिर सी वेक्टर खींचे, फिर डी वेक्टर खींचे और लास्ट में ई वेक्टर खींचे। मान लो यहाँ आ गया। अब ये ए वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु था, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक। और अंतिम वाले वेक्टर का प्रारंभिक अंतिम बिंदु क्या है? यही है। तो 1 और 2 दोनों अगर एक ही जगह पर आ गए तो फिर 1 से 2 को मिलाने वाली रेखा हमारी केवल एक बिंदु होगी, और तो इसका मतलब वो हमारा हो जाएगा शून्य सदिश। यानी तब अगर हमें एक बंद आकृति प्राप्त होती है कि आप वेक्टरों को एक क्रम से जोड़ते चले जाओ बहुभुज विधि में, और अंतिम वेक्टर का शीर्ष अगर वहीं आता है जहाँ से पहले वेक्टर प्रारंभ हुआ था, तो इसका मतलब उन सभी सदिशों का योग शून्य है, ठीक। अभी आज के वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद हम लोग सदिशों के योग की एक गणितीय विधि है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उन पर कुछ प्रश्न करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे आते हैं ना। तो आज के लिए अभी इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।